हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IAS 03 में। आज है 11 जून 2024 और हम इस वीडियो के माध्यम से 11 जून 2024 के समस्त करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है पनामा, जिसकी राजधानी है पनामा सिटी। यह खबरों में चर्चित क्यों रही? क्योंकि अभी हाल ही में इसने जलवायु परिवर्तन के कारण गार्डी-सुगु द्वीप पर रहने वाले जो समुदाय हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया है और वहाँ से हटाने वाला समुदाय को द्वीप से हटाने वाला पहला देश बन गया है। राजनीतिक इसकी विशेषताएं तो देखें, यह मध्य अमेरिका में स्थित है, जो पनामा इस्थमस पर स्थित है। पनामा जल संधि, स्थल संधि उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला एक सकरा भूखंड है और इसके स्थलीय सीमा कोस्टा रिका और कोलंबिया से लगती है। और इसके समुद्री सीमा की बात करें तो उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर से लगती है। अटलांटिक और प्रशांत तटों पर स्थित इस्थमस और 1600 से अधिक द्वीपों को अपने में समेटे हुए यह उष्णकटिबंधीय राष्ट्र पनामा नहर के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जो इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो रियो है, चाग्रेस है, रियो चेपो है। और प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती हैं? कार्डिलेरा सेंट्रल, जिसे सेंट्रल माउंटेन रेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है पनामा। उत्तर में कोस्टा रिका है और नीचे में मेडलिन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है बारू ज्वालामुखी और यहाँ की भाषा है स्पेनिश। दूसरा है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक साथ मिलकर मरीजों को कम खर्चे में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में मदद करने के लिए NHCX नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज से लॉन्च करेंगे। इसके बारे में जानकारी करते हैं। यह एक डिजिटल मिशन है और इसे डिजिटल मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसमें नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज की सभी बीमा कंपनियों, स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं व स्वास्थ्य बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के लिए एक गेटवे के तौर पर काम करेंगी। इन पक्षों में भुगतान करने वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं? बीमा कंपनियां, सेवा प्रदाता, अस्पताल और लाभार्थी जिसे मरीज के नाम मरीज हैं, नियामक संस्थाएं और निगरानी करने वाली संस्थाएं शामिल हैं। यह प्रणाली परस्पर संचालित मशीन द्वारा पढ़ी जा सकने वाली, जांचे जाने योग्य और सत्यापन योग्य होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आदान प्रदान की जा रही जानकारी सटीक और भरोसेमंद है। यह खुले मानक पर आधारित एक संचालन प्रणाली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में जानकारी करें। यह 2019 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 1860 के तहत स्थापित किया गया और यह एक स्वायत्त इकाई है। भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण के बारे में जानकारी करते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना 1999 में की गई। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक वैधानिक निकाय है और इसे भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और लाइसेंस देने का काम सौंपा गया है। इसके बाद है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। अभी चर्चा में रहा है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लाओस की राजधानी वियंतियाने में संपन्न हुई है। इसकी शुरुआत 2005 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी और इसके शीर्ष नेताओं के वार्ता में और सहयोग मंच है। यह शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में एक वार्ता और सहयोग मंच है। इसका उद्देश्य पूर्वी एशिया में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। इसमें कुल 18 देश शामिल हैं, जिनमें से 10 देश आसियान के सदस्य हैं। शेष देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
सहयोग की प्राथमिकता वाले 6 क्षेत्र हैं: पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे तथा महामारी जनित रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, आसियान कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है लार्ज एक्शन मॉडल्स। यह कई वैश्विक कंपनियों अपनी श्रम लागत में कटौती करने के लिए लार्ज एक्शन मॉडल्स को अपना रही हैं। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है और इसका उपयोग करके अपनी इच्छा के आधार पर जटिल कार्यों को समझने और निष्पादित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसके बड़े भाषा मॉडल के विपरीत LAM विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए भाषा को समझ सकता है और उन्हें अपने विवेक के साथ जोड़ सकता है। यह एक उन्नत मशीन लर्निंग तकनीकी का इसमें प्रयोग किया गया है, जिनमें डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग शामिल हैं। उन्हें विशाल डेटा सेट से सीखने और समय के साथ अपनी निर्णय लेने की क्षमताओं में सुधार करने के लिए सक्षम बनाता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यह लेंस हायरार्किकल अप्रोच का उपयोग करके जटिल कार्यों को भी इस तरीके से प्रस्तुत किया करता है कि उसे समझना और पूरा करना आसान हो जाता है। यह जटिल कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटता है, जिससे कार्य करना आसान हो जाता है। और इसका इस्तेमाल जॉब एप्लीकेशन, ऑटोमेशन, निवेश पोर्टफोलियो को बेहतर करना तथा दर्शकों के अनुरूप सोशल मीडिया कंटेंट बनाना आदि इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के द्वारा फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को अपनाने से पेंशन भोगियों के लिए पेंशन प्राप्त करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसको EPFO ने 2022-23 में अपनाया था और यह फैक्ट वस्तुतः फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। फेशियल रिकग्निशन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी का एक रूप है। इस बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के अन्य रूप में वॉइस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट और आइज रेटिना या आइरिस रिकग्निशन शामिल है। यह इमेज या वीडियो में किसी के चेहरों को पहचान कर सकता है और मौजूदा इमेज के बड़े संग्रह में से किसी के चेहरे को भी खोज सकता है। इसका उपयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है: ऑटोमेटिक इमेज इंडेक्शन हेतु, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए वीडियो सर्विलांस हेतु आदि। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू स्टार। अभी हाल ही में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं वर्षगांठ के दौरान पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान के पक्ष में नारे लगाए गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में पंजाब में चलाया गया था। यह भारतीय सेना का एक ऑपरेशन था। यह जून 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आदेशित एक भारतीय सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य पंजाब के अमृतसर में सिखों के सबसे पवित्र तीर्थस्थल स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने वाले उग्रवादी सिख अलगाववादियों के एक समूह को उखाड़ फेंकना था। इस समूह का जो नेता था वो जनरल सिंह भंडारवाले था, जो एक सिख कट्टरपंथी था। सिख मदरसा दमदमी टकसाल का पूर्व प्रमुख और तत्कालीन उभरते अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन का एक प्रमुख व्यक्ति भी था। सैन्य अभियान की योजना नागरिक हताहतों को न्यूनतम रखते हुए परिसर पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए बनाई गई थी। ऑपरेशन की समय सीमा क्या थी? 1 से 3 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर परिसर के चारों ओर भारतीय सेना की तैनाती कर दी गई और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। भंडारवाले और उसके अनुयायियों ने सेना की बढ़त का जमकर विरोध किया, जिसके कारण भीषण गोलाबारी हुई। 3 से 6 जून 1984 को भारतीय सेना ने भारी तोपखाने, टैंकों और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करते हुए उस परिसर पर अपना हमला तेज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सिख अधिकार की सर्वोच्च अस्थायी सीट अकाल तख्त के साथ स्वर्ण मंदिर के भी विभिन्न हिस्सों पर भारी नुकसान हुआ। 6 जून 1984
ऑपरेशन आधिकारिक रूप से 6 जून 1984 को समाप्त हुआ, जब भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यद्यपि सेना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही, फिर भी कुछ सिख इसे नाराज थे क्योंकि उन्होंने इस ऑपरेशन को अपनी आस्था पर हमला माना था। भारतीय सरकार के अनुसार लगभग 400 लोग मारे गए थे, जिनमें 87 सैनिक थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और ऑपरेशन के 5 महीने बाद बदला लेने के लिए उन्हें सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है, गोवा में लिविंग बिल पंजीकृत कराने वाले पहले न्यायाधीश बने हाई कोर्ट के न्यायाधीश। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ में कार्यरत न्यायमूर्ति MS सोनक में लिविंग बिल पंजीकृत कराने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। ये एक लिविंग बिल क्या होता है? लिविंग बिल एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपने जीवित रहते हुए बना सकता है, जिसमें वह भविष्य में गंभीर रूप से बीमार होने पर चिकित्सा उपचार के लिए अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित कर सकता है। इसमें किसी के जीवित रहने या मृत्यु के बाद संपत्ति का निपटान शामिल नहीं है। यह अंतिम वसीयत से भिन्न है, जो कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति के संबंध में इरादे को एक औपचारिक कानूनी घोषणा जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद लागू करना चाहते हैं। मूलतः एक जीवित वसीयत व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देती है कि यदि वह स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ है तो सम्मानपूर्वक मर सके। नेक्स्ट है विश्व धन रिपोर्ट 2024। अभी हाल ही में कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विश्व धन रिपोर्ट 2024 जारी की है। रिपोर्ट के मुख्य अंश उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों के बारे में। रिपोर्ट से पता चलता है कि उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या और उनकी संपत्ति 2023 में अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच जाएगी। वैश्विक HNWI संपत्ति 2023 में 4.7% से बढ़कर 86.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। विश्व स्तर पर HNWI की जनसंख्या 5.1% से बढ़कर 22.8 मिलियन हो गई है। और वहीं 2023 में उत्तरी अमेरिका में दुनिया भर में सबसे मजबूत रिकवरी दर्ज की गई, जिसमें दर साल संपत्ति के लिए 7.2% और जनसंख्या के लिए 7.1% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और केंद्रीय मंत्रालय ने 1500 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा कर दी गई, जिन्हें इस वर्ष के NEET के लिए उपस्थित होने के दौरान समय की हानि की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इस वर्ष नीट के आयोजन के लिए NTA की व्यापक आलोचना की गई है। NTA क्या होता है? नेशनल परीक्षण एजेंसी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी भारत के शिक्षा मंत्रालय के उच्च विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी है। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश या फेलोशिप के प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने वाली यह एक प्रमुख एजेंसी है। और प्रवेश और भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन करना, अनुसंधान आधारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दक्षता, पारदर्शिता और त्रुटि रहित कार्य निष्पादन के साथ मेल खाते हुए हमेशा से एक चुनौती रही है। NTA कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, NEET संयुक्त प्रवेश परीक्षा, JEE और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के सहित विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में 22 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के बाद सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजू, जिन्हें गोल्डन विंग्स से नवाजा गया है, वो भारतीय नौसेना की पहली महिला
हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। इनका पासिंग आउट परेड INS राजाली में चेन्नई में किया गया और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर ने इन्हें गोल्डन विंग्स से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है 9 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। प्रत्येक 9 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारे समाज में अभिलेखों और अभिलेखागारों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसकी शुरुआत दुनिया भर के 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने एक प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने आग्रह किया कि वह इन अमूल्य संसाधनों को उजागर करने के लिए एक दिन को नामित करे। 3 साल बाद 2007 में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद ने पहल की और आधिकारिक रूप से 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के रूप में घोषणा की गई। नेक्स्ट है सुमित नागल ने जर्मनी में जीता कैरियर का छठा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब। ये हैं सुमित, जिन्होंने मौजूदा भारतीय कैरियर का ATP चैलेंजर खिताब जीता हुआ है। नेक्स्ट है UK के किंग्स चार्ल्स की फोटो बैंक नोट पर प्रारंभ कर दिया गया है। किंग्स चार्ल्स तृतीय के चित्र वाले बैंक नोट पहली बार 5 जून 2024 को जारी किए गए थे। किंग का चित्र सभी 4 बैंक नोट के मौजूदा डिजाइन पर दिखाई देता है। मौजूदा डिजाइन में कोई अन्य बदलाव नहीं किया गया है। किंग्स चार्ल्स के बारे में तृतीय के बारे में जानकारी करते हैं, जिन्हें पहले प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता था। 8 सितंबर 2022 को अपनी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ये राजा बनेंगे। नेक्स्ट है सुवर्णश्री नदी। सुवर्णश्री नदी पर अभी हाल ही में लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के एक व्यापक मत्स्य प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सुवर्णश्री नदी पर एक निर्माणाधीन ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम कंक्रीट या अन्य भारी सामग्री से बना बांध होता है। यह बांध अपने भारी वजन के चलते अपने पीछे जल की व्यापक मात्रा से पड़ने वाले दबाव को सहने में सक्षम होता है। सुवर्णश्री नदी गोल्ड रिवर के बारे में जानकारी देती है। यह नदी तिब्बत में कांगिंग ग्लेशियर श्रेणी से निकलती है और ट्रांस हिमालयी नदी कहलाती है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र की दाहिने तट पर मिलती है। असम के मैदानी भाग में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं लारो, नी, यूम, तसारी, कमला आदि। यह है सुवर्णश्री नदी। ये तिब्बत में कांगिंग ग्लेशियर श्रेणी से निकल रही है और आसाम से होते हुए प्रवेश कर रही है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।